नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनते भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एशिया प्रेजर एग्जाम के फॉरेस्ट्री के चैप्टर हैं। आज के चैप्टर में मैंग्रोव इन द कोल्ड डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज मुख्यली फोकस करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है जी, आज किसको फोकस कर पढ़ेंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट को फोकस से पढ़ेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कच्छ वन। क्या कहते हैं? कच्छ वन। ठीक है, तो देखिए कच्छ वन क्या होता है। तो मैंग्रोव आर लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टरेड कोस्ट लाइन। ठीक है, तो मैंग्रोव वन है, कच्छ वन है, यह तटीय इलाकों में, ठीक है, तटीय इलाकों में वन का जो निर्माण करता है, जहां पर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल शेल्टरेड, ठीक है, जो समुद्र के जो तट में, कोस्ट लाइन में, समुद्री तट में, ठीक है, एक छायादार छोटे मतलब झाड़ीनुमा वृक्षों का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पर समुद्र जो तट में ही क्या होते हैं, जंगल से रहते हैं, उसी वन को हम क्या कहते हैं? कच्छ वन या मैंग्रोव वन कहते हैं। तो हमारे भारत में अगर हम देखें तो जहां जहां जो नदी का जो मुहाना है, वहां क्या है, भारत में हमारा जो मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएगा। देखिए, दे ग्रो बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड। ठीक है, जो हाई वाटर लेवल है, स्प्रिंग टाइड आता है, जो बसंत ज्वार आता है ना, उसी के जो जहां जहां छूटता है वहां पर विच एक्सहिबिट रिमार्केबल कैपेबिलिटी ऑफ साल्ट टॉलरेंस ऑकर इन शैलो कोस्टल बेल्ट ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन 10 नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इनमें इसका खास जो लक्षण है, इनमें हाई कैपेबिलिटी पाया जाता है किसका? और जो सलाइन के प्रति टॉलरेंस, ठीक है, क्षारीय जो पन है, ठीक है, क्षारीय मृदा है, क्षारीय वाटर, उसके प्रति बहुत ही ज्यादा इनमें टॉलरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो क्षारीय जगह में ही मोस्टली ये पाया जाएगा। तो दे आल्सो वाकर, ध्यान दीजिएगा, दे आल्सो वाकर सब ट्रॉपिकल समर रेनफॉल जोन, वार्म एंड टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पाया जाता है, इसके अलावा हम जो मैंग्रोव वन है, ये हमारा जो ट्रॉपिकल, ठीक है, समर रेनफॉल जोन है या वार्म टेम्परेट जोन में भी मैंग्रोव वन है वो पाया जाता है। तो हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में देखिए कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपका? वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, इसके बाद में ईस्ट कोस्ट, देखिए वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। ठीक है, इधर देखिए वेस्ट कोस्ट और ईस्ट दोनों साइड में, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट में ये पाया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हम दोनों साइड में यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। ठीक है, पूर्व और पश्चिम दोनों साइड में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखें अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, यहाँ जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम देखें पूरा जो इसका जो अगर हम देखेंगे संसार के पूरा जो कच्छ वन है, तो हमारे इंडिया में ही इसका 7% भाग हमारे इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, कितना? कच्छ वन का 7% जो हिस्सा है वह हमारे इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंडिया में कच्छ वन कितना परसेंट भाग है, ठीक है, पूरा विश्व का, तो हम देखेंगे कितना 7% भाग ये पाया जाता है। ठीक है, संसार के पूरे 7% भाग हमारे इंडिया में ही पाया जाता है इकलौता। हम इसका बाद देखेंगे कैरेक्टर ऑफ मैंग्रोव्स। कैरेक्टर्स ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, तो मैंग्रोव के लक्षण देखेंगे
तो इसका जो प्रमुख लक्षण है यह रहता है एवरग्रीन इकोसिस्टम। एवरग्रीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो जहां जहां जो मैंग्रोव वन रहता है वहां पर क्या रहता है, एवरग्रीन इकोसिस्टम बनाता है। सदाबहार जो क्या बोलते हैं जी, सदाबहार इकोसिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, पहला एवरग्रीन इकोसिस्टम। इसके बाद में देखिए टॉलरेट एंड flourishes tolerate and flourishes under high saline mud condition, saline mud condition, ठीक है। ये क्या रहता है, सहन करने की क्षमता भी होता है इनमें, एडाप्ट करने का भी, क्योंकि जो हाई मड कंडीशन, बहुत ज़्यादा कीचड़, और जो फ्लोरेसेस जो एरिया है ये सब में क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा टोलरेट करने का इनमें क्षमता पाया जाता है। किसमें जी, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट लक्षण है यह है प्रोड्यूस ब्लाइंड रूट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड रूट आर न्यूमेटोफोर, ठीक है। इसको बहुत ही रिमार्केबल जो पॉइंट है इनमें, कई बार देखते हैं कि ब्लाइंड रूट करके दे देगा एग्जाम में, तो इधर उधर माइंड चकरा जाएगा, लेकिन यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना है, नीमेटोफोर को ही ब्लाइंड रूट बोलते हैं। देखिए इसलिए बोलते हैं ब्लाइंड रूट, क्योंकि देखिए रूट का स्वभाव क्या होता है। रूट का देखेंगे तो यह रूट क्या करता है, ये हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, गुरुत्वाकर्षण के तरफ ग्रो करता है। लेकिन इनमें का जो रूट है, या कुछ रूट क्या रहता है, ऊपर की ओर ग्रो करता है, उल्टा ग्रो करता है, ठीक है। निगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नीमेटोफोर, या इसी को बोलते हैं श्वसन मूल, ठीक है। इसी को ब्लाइंड रूट के नाम से जानते हैं। बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है और स्पेशल लक्षण है जितने भी प्लांट है। और ये किस कंडीशन में होगा, इसे देखिए, मैं क्या बोला था, नीमेटोफोर, ठीक है। और ये होगा ओवरकम एनारोबिक सॉइल कंडीशन, ओवरकम एनारोबिक सॉइल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब सोइल की जो कंडीशन क्या है, एनारोबिक हो जाती है, ठीक है। मिट्टी में यहाँ पास के जो दलदली जो इलाका है, क्योंकि दलदली पूरा दलदल रहता है, तो इन दलदल में क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो यह श्वसन करने के लिए रूट में विशेष प्रकार के एडॉप्टेशन होता है, ठीक है। तो उसी को इसी जो एनारोबिक कंडीशन है, इसी कंडीशन में न्यूमेटाफोर का निर्माण होता है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख जो लक्षण है, जिसे हम बोलते हैं विविपोरी इज मोर कॉमन, विविपेरी इज मोर कॉमन, ठीक है। जो विविपेरिटी इसका बहुत महत्वपूर्ण कॉमन लक्षण है, जो क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों, जो राइजोफोरा वगैरह जो प्लांट्स रहता है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो राइजोफोरास वगैरह जो प्लांट रहता है, ऐसे जो प्लांट्स, ठीक है, अगर हम देखें तो इनमें देखिए छोटा छोटा श्वसन मूल रहता है, ठीक है। अब ये जो दलदली मिट्टी में इसका जो सीड रहेगा, ठीक है, इसका छोटा छोटा जो सीड है, यह सीड इस दलदली में अनुकूलित नहीं होते हैं, ठीक है। इस दलदली इलाका में अनुकूलित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये सीड जैसे ही मतलब भ्रूण बनता है, वह क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, जर्मिनेट कर जाता है, और वह जर्मिनेट करके सीधा जमीन में गिरता है, ठीक है।
यहाँ जो सीड बनेगा, यह सीड क्या है, इसी में जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके यह इस मड में आकर के धंस जाता है। ठीक है, और इस मड में धंसने के बाद में यह फिर से एक बेबी प्लांट के रूप में ग्रो करता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वीवी पेरी बोलते हैं। जो सीड, ऐसा जो सीड जो प्लांट है जिसका सीड क्या है, पेड़ में लगे लगे ही क्या जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो ये वीवी पेरिटी इनमें का खास लक्षण है जो मैंग्रोव प्लांट्स का। ठीक है, तो ये जो दलदली इलाके में है इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वीवी पेरिटी मोर कॉमन इन फॉलोइंग प्लांट्स, तो आपका ऑप्शन रहेगा मैंग्रोव प्लांट्स, तो आपको मैंग्रोव प्लांट्स लेना है। ठीक है, तो इस बात को इसमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। हम आते हैं इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे लीव्स ऑफ मेनी स्पीसीज प्रोड्यूस कॉपिक्स रेडियली, प्रोड्यूस कॉपिक्स ठीक है, इनमें जो कॉपी भी क्या होता है, जो प्लांट्स अगर ये टूट जाता है या काटने के बाद में इनमें जो कॉपिक्स भी क्या होता है बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कॉपी फॉर सिस्टम पढ़ा दिया हूँ, कॉपी क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट को जो काटने के बाद में इसका जो नया जो पील निकलता है, ठीक है, नया जो प्लांट निकलता है वो क्या है, कॉपिक्स है। ठीक है, नया जो निकलता है वो, तो कॉपिक्स भी क्या है बहुत ही इजिली इसमें क्या होता है प्रोड्यूस करता है, बहुत ही सरलता से यहाँ पास कॉपिक्स क्या है डेवलप होता है। इसके बाद हम देखेंगे लीव ऑफ मेनी स्पीसीज कंटेन साल्ट सिक्रेशन ग्लैंड, मेनी स्पीसीज contain salt secreting gland। ठीक है, कौन secreting gland, salt secreting gland। ठीक है, तो मैंग्रोव जो प्लांट्स है इनके जो बहुत सारे स्पीसीज में साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो पत्ती रहता है, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट का जो लीफ है, जनरली हम कोई भी एक टाइपिकल लीफ बनाते हैं तो इस लीफ में छोटा छोटा ग्लैंड्स पाया जाता है। ठीक है जी, इस प्रकार जो लीफ है मैंग्रोव प्लांट का, इनमें छोटा छोटा ग्लैंड्स पाया जाता है जो क्या है साल्ट का सिक्रेशन करता है। जो इसका अंदर का जो सैलिनिटी है, ठीक है, छोटा छोटा बीच बीच में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उस ग्लैंड के द्वारा साल्ट का, नमक का सिक्रेशन करता है। और इसके जो सैलिनिटी से ज़्यादा जो हाइपर जो सैलिनिटी से इस प्लांट को बचाता है। इस प्रकार का जो एडाप्टेशन इनमें देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट इसका जो लक्षण में आते हैं तो यह है सेल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज हायर। नेक्स्ट है सेल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज हायर। ठीक है, इनमें तो इनके जो सेल्स है, कोशिका है, उनमें बहुत ज़्यादा क्या है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। ठीक है, वहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह क्या है बहुत ज़्यादा हायर रहता है। हम देखेंगे कुछ रोल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का रोल देखते हैं आप। हम यहाँ देखेंगे जो कॉमन रोल देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट का। रोल ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, तो मैंग्रोव का हम रोल की बात करेंगे तो देखिए इसका जो पहला जो रोल है, ठीक है, हम रोल को आगे और चर्चा करेंगे, इसलिए अभी सरसरी तौर से देखेंगे। देखिए मैंग्रोव्स है ना मॉडरेट मानसूनल टाइडल फ्लोट एंड रेड्यूस है ना इनोडेशन ऑफ कोस्टल लोड। ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है मॉडरेट करता है। कौन सा जी, ये जो मानसूनल जो टाइडल फ्लोड आता है, मॉडरेट मानसूनल टाइडल फ्लड। ठीक है, तो मानसूनल जो टाइडल फ्लड है
उसे क्या करने का काम करता है, मॉडरेट करता है, इसको कम करने का काम करता है। क्योंकि साथियों याद है कि मानसून के टाइम में जब हवा चलता है, मानसून की जब चलती है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, तो यहाँ से जब ये जो मॉडरेट जो हमारा जितने भी जो मैंग्रोव जो वन रहता है या उस जो बाढ़ को, ठीक है, ये क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो जब ये यहाँ पर जो मॉडरेट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितनी भी जो कोस्टल जो लो लैंड है, ठीक है, यहाँ पास ये करता है रेड्यूस reduce inundation of coastal lowland, coastal lowland, ठीक है। जितने भी यहाँ इधर के जो निचले जो भूमि है यहाँ पर, क्योंकि जब मैंग्रोव वन नहीं रहेगा तो यहाँ से जब बंगाल की खाड़ी से इधर से मानसून जब आएगा, ठीक है, तो मानसून जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो बहाव है इस बहाव को, ठीक है, जो सैलाब है पानी का, उस सैलाब को इससे जितने जो निचले जो भूमि है वहां का सैलाब को कम करता है, बहाव को कम करता है। तो एक हिसाब से अगर हम कहें तो मानसून के समय में जो बाढ़ आता है उस बाढ़ से यह हमारा मैंग्रोव्स है वो हमारा रक्षा करता है, ठीक है, बाढ़ को बहाव को कम करता है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरेशन, ठीक है। तो मृदा अपरदन है, जितने भी जो तट का मृदा अपरदन है, यहाँ की तट की मृदा अपरदन को भी रोकने का काम करता है। हम इसके बाद देखेंगे सप्लाई वुड। देखिए यहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट से सप्लाई भी होता है, सप्लाई में देखिए वुड, ठीक है, और क्या क्या मिलेगा जी, हमें क्या मिलेगा, लकड़ी मिल जाएगा, ठीक है, सप्लाई में, ठीक है। इसके अलावा फायरवुड, ठीक है, जलाऊ लकड़ी। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, एडिबल प्लांट, ठीक है, ये सारा चीजें हमें मैंग्रोव वन से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे ये रहता है जो प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड फ्रॉम सुनामी, प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड किसे करता है जी, फ्रॉम सुनामी, ठीक है। तो सुनामी से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब समुद्र में जब सुनामी आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरा तबाही मचा देता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ जो कोस्टल रीजन में, ठीक है, इस कोस्टल रीजन में जब वन रहता है तो यह जो समुद्र से जो आने वाली जो तूफान है, ठीक है, सुनामी, और क्या आता है जो हेरिकेस आता है, जो तूफान समुद्री तूफान आता है, ठीक है, उससे रक्षा करता है सुनामी। और क्या है जी, हेरिकेन्स, ठीक है, जो तूफान है उससे भी रक्षा करता है। और इसके अलावा इन द फ्लड्स, ठीक है, तो जो सुनामी के टाइम में जो समुद्री तूफान है, सुनामी जब आता है उससे क्या करता है, हमारा जो मैंग्रोव वन है वो रक्षा करता है। इसके अलावा यह देखिए प्रोटेक्ट इनलैंड एग्रीकल्चर लैंड, प्रोटेक्ट इनलैंड एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, जो कृषि भूमि है उसका भी रक्षा करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होने का ये सब चीज़ें महत्व है। अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो ये सारा चीज़ें क्या है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड, लैंड होम, ठीक है, इसके आसपास जो रहने वाले हैं उनका घर है ना, एक्वाकल्चर फॉर्म, एक्वाकल्चर फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ये सब का क्या करता है, रक्षा करता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, मैं ऊपर लिख देता हूँ।
नीचे का पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट और है, इसे बोलते हैं प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो इधर आसपास में जितने भी जो रहने वाले जो लोकल कम्युनिटी है उनको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए फायरवुड वहाँ से प्राप्त करेंगे, मेडिसिनल वैल्यू का, फिर एडिबल प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, यहाँ पर जो हाई डाइवर्सिटी रहता है, जो स्टोरी जो रीजन्स रहता है यहाँ पास, ठीक है, मैंग्रोव्स में, तो यहाँ बहुत सारा जो ऑर्गेनिजम्स का ये घर होता है, छोटे ऑर्गेनिजम्स का। तो ये सारा ऑर्गेनिजम्स यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें रोजगार भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा रोल है मैंग्रोव्स का। अब हम देखेंगे फैक्टर ऑफ लोकालिटी। हम मैंग्रोव्स का देखेंगे फैक्टर्स ऑफ लोकालिटी। साथियों, हम इसे आराम से पढ़ेंगे, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है कोई चीज़ का, है ना। नोट स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, है ना। हिंदी नोट करना है हिंदी नोट कर लीजिए, और इंग्लिश नोट करेंगे तो इंग्लिश नोट कर लीजिए। फैक्टर्स ऑफ लोकालिटी, फैक्टर्स ऑफ लोकालिटी। ठीक है, हम इसका लोकालिटी का फैक्टर देखेंगे। तो पहला फैक्टर है सैलिनिटी एंड द ड्रेनेज। सैलिनिटी एंड द ड्रेनेज। ठीक है, तो यहाँ पास इसका जो क्षारीयता है और जो जल निकास है, ठीक है, क्षारीयता और जल निकास है, यह इसका पहला जो फैक्टर है। ठीक है, तो जल निकास का इनमें देखिए क्या प्रभाव है। ठीक है, इनमें हम देखेंगे लेंथ, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो जो बारिश है, कितना मतलब दिन तक बारिश होता है, कितना ड्यूरेशन तक, है ना, कितना लंबा बारिश होता है, यह भी डिपेंड करता है ना। डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, है ना। डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो ये कितना जो बारिश हो रहा है यह डिपेंड करता है कितना ड्यूरेशन है बारिश का, बारिश से क्या क्वालिटी है। ठीक है, कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, यह क्या करता है हमारे जो सी वाटर का सैलिनिटी को क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, कि कितना जो क्या है क्षारीयता यहाँ पास बढ़ेगा उसे डिसाइड करता है। इसके बाद में हम देखेंगे डेल्टा फॉर्मेशन, है ना। इसी में है डेल्टा फॉर्मेशन इज डिक्लाइन balance between type and amount of river sediment, compatibility of sediment vegetation, changes sea level, underlying geology, geometry। ठीक है, तो डेल्टा का जो फॉर्मेशन है इसमें अगर ज़्यादा होगा तो देखिए इनमें आता है सॉइल ड्रेनेज, ठीक है, जो मृदा जल निकास है यह महत्व होता है डिपेंड ऑन क्लाइमेट। ठीक है, तो मृदा जल निकास है, यहाँ के जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो वेदर है उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की जलवायु कैसा है, उस पर डिसाइड होगा कि यहाँ की जल निकास है वह किस प्रकार की होगी। अगर हम इसी में देखें तो बहुत ही मोस्ट चीज़ें हैं, रिवर फ्लो, वाटर शेड, है ना, यह भी मेन चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में है ड्राइनेज इफेक्ट वाटर टेम्परेचर, ड्राइनेज इफेक्ट वाटर टेम्परेचर। ठीक
ठीक है, जल निकासी हमारा जो वाटर टेम्परेचर है उसको भी करेगा इन द सैलिनिटी इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, इन द salinity in mangrove ecosystem। ठीक है, तो मैंग्रोव का जो सैलिनिटी है उसे ये डिसाइड करता है। ठीक है, और वही जो होमियो रेगुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, मेराइन एनिमल्स को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए which influence which influences help the primary nutrition and एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा, which influences ऑस्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म इन मेराइन एनिमल्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राइनेज महत्वपूर्ण इफेक्ट करता है, जो यहाँ पर जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, यहाँ पर रहने वाले जो जंतु का यहाँ का जो सैलिनिटी है उसका ऑस्मो रेगुलेशन को डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसके अलावा टाइड्स कंट्रोल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, टाइड्स कंट्रोल ऑक्सीजन concentration in water in the nutrient mixing, in water in the nutrient mixing। इस वाटर में यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मिक्सिंग है इसको भी जो टाइडल जो क्या होता है कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइड्स आता है, जो ज्वार आता है, वह क्या करता है, कंट्रोल करता है यहाँ पर किस प्रकार का जो न्यूट्रिएंट्स है, सैलिनिटी है, ऑक्सीजन है, उस पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सैलिनिटी एंड ड्रेनेज। ठीक है, इसी में दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे सॉइल ऑफ मैंग्रोव्स। सॉइल ऑफ मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ का जो हम देखेंगे डिपेंड्स ऑन सेडिमेंट, डिपेंड्स ऑन सेडिमेंट of river and the geology of the region, of river and the geology of region। ठीक है, तो उस क्षेत्र की जो रिवर की जो सेडिमेंट है, ठीक है, नदी की जो चट्टान है, ठीक है, जो मुहाने पर यहाँ पर जो नदी आता है उस नदी के जो चट्टान है सेडिमेंट है। ठीक है, और वहाँ की इस एरिया की जो जियोलॉजी किस प्रकार है, मृदा की बनावट किस प्रकार का है, वह डिपेंड करता है यहाँ का मैंग्रोव वन का सॉइल को। ठीक है, और मैंग्रोव वन का अगर हम सॉइल को देखें तो यहाँ का जो सॉइल रहता है ये कहता है हाईली सॉडिक रहता है। ठीक है, सी वाटर के कारण से हाईली सोडिक रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षारीय रहता है यहाँ का जो सॉइल रहता है वो। ठीक है, एक हम यहाँ टर्म आता है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल होता है वह उस प्रकार का जो सॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए जो ड्राई सॉइल है तो इस सॉइल पे वाटर है। ठीक है, तो सैलिनिटी की वजह से इसे जो प्लांट जब नहीं ले पाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। ठीक है, मतलब पानी होते हुए प्यासा रहना, समझ रहे हैं।
यहाँ पर बिल्कुल जितने भी जो पानी है, लेकिन ये प्लांट क्या है, इस पानी को नहीं ले पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली सेलाइन कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो मृदा को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहते हैं। ठीक है, पानी तो है बट ये प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो उस कंडीशन को उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल के नाम से जानते हैं। यहाँ का हम देखेंगे तीसरा है मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट देखेंगे मैंग्रोव वेजिटेशन। तो मैंग्रोव वेजिटेशन की बात करें तो मैंग्रोव वन में 3 प्रकार के मैंग्रोव वेजिटेशन पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियर वेजिटेशन, इसी में जो पहला जो है न्यूक्लियर वेजिटेशन। तो मैंग्रोव वन में जो पहला जो वेजिटेशन है न्यूक्लियर वेजिटेशन, और इस प्रकार का जो न्यूक्लियर वेजिटेशन है यह इंटरटाइडल जोन में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, इंटरटाइडल जोन में। ओनली इंटरटाइडल थोड़ा सा मैं जगह को मिटाता हूँ ताकि यहाँ पर पूरा लिखते बने। तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है, जो न्यूक्लियर वेजिटेशन में इंटरटाइडल जोन में ये पाया जाता है, ये रहता है सेलिनिटी इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई, सेलिनिटी इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पर जो सेलिनिटी इन्फ्लुएंस है वो क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। और यहाँ जो पाया जाता है हेलोफाइट्स विविपेरस जो प्लांट्स पाए जाते हैं, कैसा, हेलोफाइट्स विविपेरस। ठीक है, किस प्रकार का, वीट सैंड सबमर्जेड, विथ स्टैंड सबमर्जेड। ठीक है, इन्हें क्या करता है, यहाँ जो पाए जाने वाले जो प्लांट है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है क्योंकि ये इंटरटाइडल जोन में पाया जाता है, और इंटरटाइडल जोन में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इन्हें बहुत ज़्यादा जो सबमर्जेड कंडीशन को भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आता, देखिए राइजोफोरा, राइजोफोरा मंगल, इसके बाद में है राइजोफोरा हैरिसोनी, इसके अलावा है एविसिनिया, ठीक है। ये सब जो प्लांट है ये किसमें पाया जाता है, टाइडल जो न्यूक्लियर वेजिटेशन में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे, बी देखेंगे, उसे बोलते हैं मार्जिनल वेजिटेशन। तो मार्जिनल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पहला जो वेजिटेशन पढ़े वो कहाँ पर था, इंटरटाइडल जोन में। ठीक है, और मार्जिनल जो वेजिटेशन है, ठीक है, ये रहता है प्रेजेंट इन लो लैंड फ्रिंजेस ऑफ सीजनल फ्रेश वाटर, प्रेजेंट इन lowland fringes ठीक है। तो जहां पर जो भूमि जो कम रहता है, ठीक है,
नदी के जो किनारे है, ठीक है, जो फ्रिंजेस है, ठीक है, वहां पर ये पाया जाता है। ऑफ सीजनल फ्रेश वाटर swamps in the gates। ठीक है, तो इस जगह पर जो मार्जिनल जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल जो देखेंगे तो यहां पर रहता है, देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कैनोकार्पस इरेक्टा, कैनोकार्पस इरेक्टा। इसके बाद में है मोरा ओलिफेरेरिया, मोरा ओलिफेरेरिया। ठीक है, ये सब इसका। इसके बाद में है एनोना ग्लाब्रा। ठीक है, कम से कम एक ही दो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेगा, ताकि कहीं से भी पूछ सकते हैं कि जो मार्जिनल वेजिटेशन क्या है, कभी पूछ दे कि। ठीक है, तो इसके अलावा हम तीसरा देखेंगे मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन। इसी में जो तीसरा पॉइंट देखेंगे उसे हम बोलते हैं मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन। मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन। देखिए मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन क्या है, यह क्या है, अपलैंड जोन्स सराउंडिंग टाइपिकल मैंग्रोव हैबिटेट। ठीक है, यह है अपलैंड जोन सराउंडिंग टाइपिकल मैंग्रोव हैबिटेट। ठीक है, ये यहाँ पर से पाया जाता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा कारापा गुआनिस। ठीक है, कारापा गुआनिस इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इलायसिस। ठीक है, एक ही एग्जांपल इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे जोनेशन ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव का कौन कौन से जोन पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे जोनेशन ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव का जोन की बात करेंगे तो जोनेशन ऑफ मैंग्रोव हम देखेंगे तो हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों जो साइड में मैंग्रोव का जो जोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंग्रोव को हम मोस्टली 3 जोन में बांटते हैं। ठीक है, पहला है प्रोक्सिमल जोन, पहला प्रोक्सिमल जोन, और दूसरा है मिडल जोन, और तीसरा है डिस्टल जोन। ठीक है, 3 जोन मैंग्रोव का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं एक एक जोन का। ठीक है, प्रोक्सिमल जोन।
जो सी वाटर से बिल्कुल लगे रहेगा। ठीक है, देखिए अगर ये सी है तो इस सी वाटर से बिल्कुल लगा रहेगा, और यहाँ से हमेशा जो टाइडल इफेक्ट, जो ज्वार जो आता है उसे झेलना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे जो लोअर की जोन है प्रोक्सिमल जोन। ठीक है, इसे हम लिखेंगे टुवार्ड सी वाटर। ठीक है, सी वाटर के पास, सब्जेक्ट टू रेगुलर इफेक्ट, सब्जेक्ट टू रेगुलर इफेक्ट, रेगुलर टाइडल इफेक्ट। जहाँ पर रेगुलर जो टाइड्स आता है ना, ज्वार आता है, ऐसे जो है क्या है प्रोक्सिमल जोन्स में आते हैं। ठीक है, तो प्रोक्सिमल जोन्स में यहाँ का जो स्पीसीज में खास करके स्टील रूट, यहाँ के जो स्पीसीज में जो डेवलप होगा स्टील रूट, प्रॉप रूट। ठीक है, जो स्क्रब जो फॉरेस्ट जो बनता है इसी प्रकार के जोन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेज। ठीक है, जो रोट रहता है ये क्या करता है, जो स्टेबिलिटी के लिए इसका जिम्मेदार रहता है। एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा, इसके बाद में एविसेनिया, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में सोनेराटिया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। हम दूसरा जोन में आते हैं मिडिल जोन में। तो मिडिल जोन में देखिए जोन ऑफ मैंग्रोव, इसे हम बोलते हैं कोर जोन ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम देख लें तो एग्जाम्पल में ब्रूगोरिया, थोड़ा से कठिन कठिन नाम है साथियों। ब्रूगोरिया लुमिनिफेरा, इसके बाद में है कैरियोप्स। ठीक है, इस प्रकार इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है डिस्टल जोन। तो डिस्टल जोन में टुवार्ड लैंड, टुवार्ड लैंड subjected to less sea action। ठीक है, तो यहाँ पर जो समुद्री गतिविधि बहुत ही कम होता है, यही क्या है डिस्टल जोन या दूरस्थ क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी जो प्लांट है, ठीक है, टाइडल के समय में जब भी ज्वार आता है उसी समय में ये सबमिडन वाले जो रीजन है उसे झेलना पड़ता है, उसी समय में डूबता है। तो ज्वार नहीं आता है तो ये वाला क्षेत्र नहीं डूबता है। ठीक है, डिस्टल जोन। तो इसमें का एग्जाम्पल हम लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है इक्जोकोरियासिस, इक्जोकोइकारिस। दूसरा है हारिटेरिया, हेरिटाइरा। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका झैलोकार्नस, झैलोकार्नस। ठीक है,
इतना में इसका ये चीज़ें होता है। हम इसमें देखेंगे मैंग्रोव का रोल। हम नेक्स्ट देखेंगे मैंग्रोव का रोल की बात करेंगे। रोल ऑफ मैंग्रोव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रोल में प्रोटेक्ट शोर फ्रॉम डैमेजिंग स्टॉर्म हॉर्सिस पॉइंट। ठीक है, जितने भी जो तूफान जो आता है, ठीक है, उससे क्या करता है मैंग्रोव रक्षा करता है। इसके अलावा है स्टेबलाइज सेडिमेंट विद देयर ट्रेजेंट रूट सिस्टम। ठीक है, जो टेंटलेट जो रूट सिस्टम है उसे स्टेबलाइज करता है चट्टान में। ठीक है, इसके अलावा है स्टेबलाइज कोस्टलाइन एंड कोस्टलाइन बाई टाइपिंग सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाई रिवर। ठीक है, यहाँ पर जो सेडिमेंट है वहाँ पर क्या करता है स्टेबलाइज करने का काम आता है। इसके बाद नर्सरी फॉर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश क्रैब एंड श्रिम्प। ठीक है, जितने भी जो के लिए नर्सरी का भी काम करता है। ठीक है, किसके किसके लिए जैसे क्रेब, फिश और स्विम्प। ठीक है, इस सब के लिए क्या करता है नर्सरी का भी काम करता है, क्योंकि जो रीजन है मैंग्रोव रीजन है तो जड़ को बहुत ज़्यादा जो घना जड़ रहता है इसका, तो उस जड़ के नीचे जो बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो सब यहाँ पर सरवाइव करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यूनिक इकोसिस्टम है ना, विच हर्बोवर यूनिक स्पीसीज फन्ना, जैसे फिशिंग कैट, किंग फिशर। ठीक है, फिशिंग कैट, किंग फिशर, ये सब का भी क्या होता है, ये घर होता है। ठीक है, ये सब के लिए स्पेशल जो हैबिटेट प्रदान करता है। इसके अलावा जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट रहता है वो वैल्यूबल वुड प्रदान करता है, जो इंसेक्ट वगैरह के लिए इन्फेक्शन से बच जाता है। ठीक है, सुरक्षित रहता है। ऐसे जो वैल्यूबल रेसिस्टेंट जो वुड भी प्रदान करता है। इसके अलावा बाई ट्रैपिंग सेडिमेंट बाई आल्सो प्रोटेक्ट अ कोरल रीफ, सी ग्रास, मीडो। ठीक है, तो यहाँ का जो सेडिमेंट्स रहता है पूरा सब क्या करता है प्रोटेक्ट करने काम करता है। बहुत ही जो कोरल रीफ रीजन का भी प्रोटेक्ट करने काम करता है मैंग्रोव रीजन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो देखिए जो इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम इस वाले जो रीजन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैंग्रोव कच्छ गुजरात, ठीक है, यहाँ पास गुजरात में। ठीक है, ये सब जो पूरा रीजन है मैं जो ब्लू स्याही से बनाया हूँ देखिए, है ना, ये सब क्या है मैंग्रोव रीजन है। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है ये सब। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो रत्नागिरी मैंग्रोव, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है रत्नागिरी मैंग्रोव। ठीक है, इसके बाद गोवा, इसके बाद में हम आते हैं कृष्ण गोदावरी, इसके नीचे में छूट रहा है देखिए कावेरी डेल्टिक। ठीक है, कृष्ण गोदावरी, कावेरी डेल्टिक। इसके बाद में आता है महानदी,
ऊपर का जो रीजन को बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सुंदरवन। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंग्रोव्स कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, रत्नागिरी है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा जो कावेरी है, कावेरी कहाँ पड़ता है जी, यह पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, कावेरी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। और एक कृष्णा पड़ता है, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, महानदी ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और ये पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस प्रकार मैंग्रोव्स का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। साथियों, मैंग्रोव्स का जो क्लासेस है, ठीक है, ये इसका हम नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत ही लंबा हो रहा है। हम इसका देखेंगे यूनिमरेशन ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, कि मैंग्रोव वेजिटेशन में किस प्रकार जो इसका यूनिमरेशन, रिप्रेजेंटेशन है, फीलिंग है, ठीक, ये प्रोसेस यहाँ पर मैंग्रोव वन को किया जाता है। आज हम मैंग्रोव वन के बारे में जितना भी जो बेसिक चीज है जो हमारे एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल्स वगैरह है उसे खास करके आपको देखना है। इसके अलावा ये जो नदी के जो मुहाना बताया है उससे भी आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो नदी के मुहाना है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इन्यूमरेशन ऑफ मैंग्रोव को, जहाँ पर हम इसका रीजनरेशन देखेंगे, फीलिंग देखेंगे, फीलिंग में भी अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम की चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जब हो जाएगा तो लास्ट में हम एक क्लास पढ़ेंगे, कोल्ड डिजर्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जितने भी जो मित्र हैं, साथी हैं, है ना, उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि अभी जितना भी मतलब जो समय है, क्योंकि बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए और लगातार आपको क्या है तैयारी करते रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।